हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरल फिजिक्स पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रिज्म। फर्स्ट थिंग, हमें ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि प्रिज्म क्या चीज है, फिर हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं और फिर इसके अंदर कौन कौन से फिनोमिना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इनको समझते हैं डिटेल में कि ये क्या चीज होती है, इस पे डेरिवेशंस क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व होता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट ए प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? एक प्रिज्म क्या चीज होती है, किस तरीके से इसको अलग से स्टडी करना पड़ता है। रिफ्रैक्शन फिनोमेना को जब हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमेना में प्रिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों और कैसे, इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म को देखते ही हमारे मन में एक आइडिया आता है कि हमारे पास दो प्लेन सरफेसेस होती है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होती है। ये जिस एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होती है इसको हम रिफ्रैक्शन एंगल भी बोलते हैं, इसको प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। It is a transparent refracting medium bounded by two plane faces, bounded by two plane transparent faces AB and AC as shown in the diagram. तो ये हमारा एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में हमने कह दिया कि ये वाला जो पोर्शन है इसको प्रिज्म एंगल ए दिया है, तो मैं यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके एबीसी ने देखिए इसको पीक्यू एंड पीआर फेस देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि नॉमेनक्लेचर और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक प्रिज्म हो गया जिसमें पी क्यू और आर हम कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे तीन प्लेन फेसेस हैं, एक दूसरे से बाउंडेड है। ये जिस एंगल के ऊपर बाउंडेड है उसका नाम है प्रिज्म एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिटवीन टू फेसेस भी बोलते हैं। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली फेस जो है इसको हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होगी और इससे लाइट रेज को इमर्ज आउट होगी। तो इसके ऊपर कोई लाइट रेज अगर इंसिडेंट होती है तो हम कहेंगे वो लाइट रेज कुछ इस तरीके से होगी। ये लाइट रेज जिसके ऊपर आके गिर रही है, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के ऊपर आके गिरती है उसमें हमेशा एरो बनाया जाता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट के लिए हमेशा डायरेक्शन होती है। ये लाइट रेज जिसके ऊपर आके गिर रही है तो इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। ये जिस जगह पे आके गिर रही है उस जगह पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल। मैंने एक नॉर्मल बनाया कुछ इस तरीके से। इसका नाम मैंने इधर तो n1 दे दिया और इधर ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे n2 दूंगा। ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल के साथ ये कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है। सभी को पता है लाइट रेज किधर बेंड होती है, लाइट रेज विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रेज बेंड हुई कुछ इस तरीके से। ये लाइट रेज हमारी इस तरीके से बेंड होके यहाँ आ गई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया इसने, इसका नाम दे दिया मैंने R1। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। ये जो लाइट रेज मेरी इंसिडेंट थी, इस लाइट रेज को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ये लाइट रेज जितनी बेंड हुई है इस एंगल का नाम दे दिया डेल्टा 1। डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, समझें, और ये डायग्राम जितना क्लियर होगा उतना ही प्रिज्म का डेरिवेशन आपको आसानी से आएगा। किस तरीके से, देखिए। अब लाइट रेज यहाँ ये डेंसर मीडियम है, हम कहेंगे ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हो जाएगी μ2। लाइट रेज अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अगेन इस सरफेस के ऊपर हम एक बनाएंगे नॉर्मल। ये बना दिया नॉर्मल। ये भी एक नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल है ये पीक्यू फेस पे है, ये जो नॉर्मल है हमारा ये पीआर फेस पे है। ये जिस जगह पे कट कर रहा है इसका नाम n2 और ये जो एक्सटेंडेड पॉइंट है इसका नाम दे दिया n3। अब लाइट रेज यहां से हमें पता है बाहर निकलेगी, तो अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट रेज नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ये लाइट रेज बाहर निकल रही है तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये अगर इधर से इंसिडेंट होती तो हम कहते हैं ये एंगल होता हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका नाम दे दिया मैंने R2। देखिएगा ध्यान से,
अब ये लाइट रेज यहां से ये आई तो ऐसे और अब ये ऐसे चली गई, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं एंड दिस एंगल बिकम डेल्टा 2। ये इतना डेविएट हो गई। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ दें तो टोटल डेविएशन एंगल ये हो जाएगा हमारे लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझ लेना कि टोटल डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ वो इतना हुआ डेल्टा। अभी इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा। ये जहां पे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट का नाम पी क्यू आर, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एस और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने टी। ये पूरा डायग्राम होता है, हम कह सकते हैं लाइट रेज कुछ इस तरीके से आती है और ऐसे जाती है। ये जो बाहर निकल रही है इस लाइट रेज का नाम होगा इमर्जेंट रे, क्योंकि जो लाइट रेज प्रिज्म से बाहर निकलती है उसका नाम होता है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज डेविएशन एंगल। यहां पे ये जो डेल्टा है दैट इज नोन एज डेविएशन एंगल, दैट इज नोन एज डेविएशन एंगल। आई जो है इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई जो है इसका नाम है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एक और इंपॉर्टेंट एंगल बन जाता है जिसका नाम है ए, इसका नाम होता है प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। या एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी बोलते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इस तरीके से प्रिज्म का पूरा डायग्राम बन जाता है। ये इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्ट होगी इस रे का नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे। इस तरीके से कुछ इसको बनाया जा सकता है। अब यहां प्रिज्म का डेरिवेशन करने के लिए आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तीन चीजें बताऊंगा जिससे आप इस डेरिवेशन को कंप्लीटली कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सभी लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड टू ट्राइंगल्स, आपको दो ट्राइंगल ढूंढने हैं। जिस बच्चे ने ये तीन चीजें ढूंढ ली प्रिज्म के अंदर वो पूरा कंप्लीट प्रिज्म कर देगा। नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल, नंबर 2 ट्राइंगल, नंबर 3 ट्राइंगल। बड़ा ही आसान तरीके से देखिए, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठे, रे डायग्राम खुद बनाएं, शानदार बनाएं और इसको क्लैरिफाई कर लें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन। रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस थ्रू ए प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए, हमें एक क्वाड्रिलेटरल को सिलेक्ट करेंगे दैट इज PSN2T। PSN2T। यहाँ जो डायग्राम में थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस क्वाड्रिलेटरल को कि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए। दिस इज P पॉइंट, दिस इज S, दिस इज N2 एंड दिस इज अगेन वी आर सेइंग दिस इज T पॉइंट। हमें पता है ये सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का है क्योंकि नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा। ये भी एक नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा। ये एंगल मुझे दिख रहा है इसका नाम प्रिज्म एंगल ए है। ये जो एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए अब हम कह सकते हैं कि प्रिज्म एंगल ए प्लस एंगल PSN2 प्लस एंगल PTN2 प्लस एंगल SN2T इक्वल टू 360 डिग्री होगा। इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है PSN2 की वैल्यू 90 डिग्री है, PTN2 की वैल्यू 90 डिग्री है। मैंने रख दिया एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल SN2T इक्वल टू 360 डिग्री। सिंप्लीफाई किया 90 90 180 इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल SN2T विल बी इक्वल टू 360 minus 180 यानी it will become 180. Angle A plus angle SN2T will be equal to 180 degree. This is equation number 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। मैंने कहा अगेन आपको मैं कह रहा हूं एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल और हमारी प्रॉब्लम क्लियर। देखते हैं इसको इक्वेशन मैंने 1 बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ये देखिए छोटा सा ट्राइंगल नीचे दिख रहा है ये वाला STN2 in triangle STN2 हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम सभी लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। देखिए STN2 इस ट्राइंगल की बात करें, वहां थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हो रहा, मैं यहां बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां से ये एंगल है मेरा R1, ये एंगल है मेरा R2, इस
फिर इसका नाम है S, इसका नाम है N2 और इसका नाम है T। देखिएगा हम कह सकते हैं एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल SN2T इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 भी 180 के बराबर है और इक्वेशन 2 भी हमारी 180 के बराबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इक्वेशन 1 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा? यस, इक्वल होगा। रखिए, इक्वेशन 1 को 2 के इक्वल किया तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2। देखिएगा एंगल A प्लस एंगल SN2T विल बी इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल SN2T। SN2T यहां भी है, यहां भी है, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? यस, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल A will be equal to एंगल R1 plus एंगल R2. This equation become equation number 3. देखिएगा मैंने दो चीजें सेलेक्ट करी, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं। नेक्स्ट एक ट्रायंगल को सेलेक्ट करते हैं। अगेन एक छोटा सा ट्रायंगल और है AST। चलो इन ट्रायंगल AST, इन ट्रायंगल AST डायग्राम थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, मैं नीचे अच्छे से बना रहा हूं इसको। देखिएगा ये A पॉइंट, ये S पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा T पॉइंट। ये जो एंगल है इसका नाम डेल्टा 1 है, ये जो एंगल है इसका नाम डेल्टा 2 है और यहां से लेके यहां तक जो एंगल बन रहा है इसका नाम है डेल्टा। बहुत ही सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हमें ये डेविएशन एंगल निकालना है डेल्टा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो देखिएगा बच्चे डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कह सकते हैं बच्चे, डेल्टा एंगल डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल डेल्टा 1 प्लस एंगल डेल्टा 2। आप बोलोगे सर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 किसके बराबर है? यहां देखिए ये एंगल I है, ये R1 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? कितना होगा? I माइनस R1। क्या ऐसे कह सकता हूं? यस, देखिए एंगल डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल I माइनस R1 प्लस दूसरा एंगल डेल्टा 2। ऐसे देखें ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये R1, ये वाला पार्ट हमारा R2 है, ये R2, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? कितना होगा? दैट इज E माइनस R2। तो मैंने यहां लिख दिया एंगल E माइनस एंगल R2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए एंगल डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल I प्लस E, एंगल I प्लस एंगल E माइनस R1 प्लस R2। देखो दोनों का माइनस बाहर ले लिया तो अंदर R1 प्लस R2 हो जाएगा। देखिए R1 प्लस R2 को हम जानते हैं, R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर साफ साफ दिख रही है कि एंगल A के बराबर है। देखिएगा बाय इक्वेशन 3 एंगल R1 प्लस एंगल R2 की वैल्यू जो है ये प्रिज्म एंगल A के बराबर है। ये वैल्यू मैंने जैसे ही यहां रखी तो एंगल डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल I प्लस एंगल E will be equal to एंगल A प्लस एंगल डेल्टा। दिस इज द वेरी बेसिक डेरिवेशन, कई बार सीबीएसई पेपर्स के अंदर देखने को मिला है। यहां तक इस तरीके से डेराइव करने हैं। अगेन मैं रिकैप करा देता हूं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, एक क्वाड्रिलेटरल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, सॉल्व कीजिए और आपके पास ये रिलेशन होगा I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब जो एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकाला है प्रिज्म का, इसका वेरिएशन स्टडी करेंगे कि इसका वेरिएशन किस किस तरीके से और कैसे कैसे आता है। जैसे मेरे पास कोई प्रिज्म है तो मैं कह सकता हूं
कि मेरा प्रिज्म एंगल फिक्स हो गया, और प्रिज्म एंगल फिक्स होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये जो आई है दैट इज अफेक्टिंग दिस डेल्टा। अगर आई डेल्टा को अफेक्ट कर रहा है तो इसका वेरिएशन डिटेल में स्टडी करते हैं और उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से। इसी से प्रिज्म का प्रैक्टिकल भी होता है, ये भी सेम ही चीज होती है, उसमें भी हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से देखिएगा वन बाय वन। वी विल प्लॉट ए वेरिएशन ऑफ, हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अंदर क्या क्या होगा देखिएगा। ग्राफ हम दो चीजों का बनाएंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में स्टडी करेंगे। देखिए ये मैंने y एक्सिस जो है यहां पे लिया डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे डेल्टा से, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेविएशन एंगल के साथ जब प्लॉट करते हैं तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसा आता है, बिगड़ा हुआ यू आता है, यू नहीं होता है, यू जैसा होता है, परफेक्ट यू नहीं होता है। इनिशियली आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बना दिया, मैंने इसको स्टडी किया, मैंने प्रिज्म को प्रैक्टिकल के अंदर रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50, 55, 60 डिग्री तक पुट करके देखा। मैंने क्या स्टडी किया देखिएगा, इनिशियली जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा था तो मैंने देखा डेविएशन एंगल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मतलब ये कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा था, डेविएशन एंगल कम होता जा रहा था। फिर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई जिसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन जो है मिनिमम हो गया, क्या हो गया, मिनिमम। मिनिमम जहां पे हुआ वो कंडीशन ये थी जहां पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा मिनिमम हुआ, यानी दिस इज द कंडीशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम हुआ। ओके आगे क्या हुआ, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पे हमने देखा कि हमारा जो डेविएशन एंगल है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं यू शेप होती है, परफेक्ट यू नहीं होता, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, राइट साइड वाला पोर्शन बाहर की तरफ ज्यादा रहता है। देखिएगा कुछ इस तरीके से अगर ये वेरिएशन आ गया हमारा तो आप बोलोगे सर इसमें जो मिनिमम डेविएशन एंगल है वो कैसे निकाला जा सकता है, तो ये जो कंडीशन है दिस इज द कंडीशन वेयर एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होने के लिए, देखिएगा यहां कर रहा हूं मैं, फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होने के लिए हम बोलते हैं दो नेसेसरी कंडीशन है, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी आई की वैल्यू कंफर्मली किसके बराबर होनी चाहिए, ई के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन R1 और R2 की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2। कोई बोले क्यों, तो देखिए ये वही प्रिज्म है, वही मटेरियल है, अगर यहाँ I की वैल्यू से R1 आ रहा है तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू sin I अपॉन sin R1 होगा। अगर यहाँ लाइट रेज बाहर जा रही है, अगर इधर से लाइट रेज इंसिडेंट होती तो भी sin I अपॉन sin R1 जैसा ही होता, यहाँ sin E अपॉन sin R2 जैसा होता। तो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो ये भी कंफर्मली बराबर होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो देखते हैं इसके डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ेगा। अभी हमने जो रिलेशन निकाला था उसमें हमने कहा था कि एंगल I प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल डेल्टा होता है। ओके गुड, ये रिलेशन अभी निकाला था हमने। देखिए अगर I इक्वल टू E हो गया और R1 इक्वल टू R2 हो गया तो इससे आप बहुत ही आसान तरीके से प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, I इक्वल टू E है तो हम कह सकते हैं ये एंगल I प्लस ये भी एंगल क्या हो जाएगा I इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल डेल्टा मिनिमम। डेल्टा और डेल्टा मिनिमम में फर्क ये होता है कि डेल्टा कोई भी वैल्यू हो सकती है और डेल्टा मिनिमम स्पेसिफिकली यही वाली वैल्यू होगी। देखिए I प्लस I की वैल्यू हो गई 2I इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम। सो एंगल I विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। Okay, good. Please take the screenshot. Okay.
आई तो निकाल लिया, अब मुझे R1 भी चाहिए। तो देखिए बाय इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है एंगल ए की वैल्यू जो है ये R1 प्लस R2 के बराबर है, और हमने कह दिया कि R1 इक्वल टू R2 है, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R1, यानी हम कह सकते हैं एंगल R1 विल बी इक्वल टू एंगल ए बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म की निकाल सकता हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे लगाऊं, दिस इज माय फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज माय सेकंड मीडियम, देन वी कैन से 1 mu2 will be equal to sin I अपॉन में क्या आ जाएगा sin R1। हमने अप्लाई किया 1 mu2 will be equal to sin I की वैल्यू है हमारे पास sin A प्लस डेल्टा मिनिमम divided by 2 divided by sin A by 2। This is the exact expression of refractive index of prism। CBSE ने कई बार इसको पूछा है और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है कई बार। CBSE ने तो इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, वो भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इनसाइड ए लिक्विड, अगर प्रिज्म किसी भी लिक्विड के अंदर रख दिया जाए, जैसे वाटर के अंदर रख दिया या किसी और लिक्विड के अंदर रख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? यस, बट इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। कैसे? देखिए 1 mu2 we know very well that is equal to mu2 upon mu1 will be equal to sin A plus delta minimum divided by 2 divided by क्या जाएगा sin A by 2। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला पहले वाले जैसे ही रह गया? नहीं, कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पहले से चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब बाहर लिक्विड के अंदर रखेंगे तो उससे डेल्टा मिनिमम की वैल्यू अलग आएगी। फिर इसी के अंदर एक और स्पेशल केस पूछा जाता है कि इफ प्रिज्म इज थिन प्रिज्म देन व्हाट विल हैपन। तो यहां कहेंगे इफ द गिवन प्रिज्म इज थिन प्रिज्म। आप बोलोगे सर ये थिन प्रिज्म क्या होता है? थिन प्रिज्म वो होता है जिसमें हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू 5 डिग्री से छोटी रहती है। जनरली 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तक कहते हैं। ऐसा होता है, ये प्रिज्म बहुत ही पतला सा होता है। तब क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा, इफ द गिवन प्रिज्म इज थिन प्रिज्म, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो एंगल स्मॉल होता है तो sin थीटा की वैल्यू नियर इक्वल टू थीटा के बराबर हो जाती है। यही रिलेशन वापस यूज होगा, देखिएगा कैसे। 1 mu2 will be equal to sin A plus delta minimum by 2 को अब हम सिर्फ A plus delta minimum by 2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि एंगल की वैल्यू अगर वेरी स्मॉल होती है तो sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो A plus delta minimum divided by 2 divided by A by 2, 4 टर्म आ गई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, mu into A, 1 mu2 into A will be equal to A plus delta minimum। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर A जाके माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम will be equal to 1 mu2 into A minus A। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू लिख दूं तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू माइनस 1। दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। सीबीएसई ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू A into mu minus 1। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना काफी है, आज इसको प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ आएगी उसके अंदर मैं इसके ऊपर 4 से 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और 5 क्वेश्चन की एक डीपीपी आपको प्रोवाइड करूंगा। आप उसको सॉल्व करें और उसका सॉल्यूशन मुझे सबमिट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।